हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर हिंदी क्लासेस में मैंने आपको कल कवर करवाया था अपभ्रंश और उपभाषाएं और क्या थी, बोलियां थी। तो आज हम हिंदी के उससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप में चढ़ेंगे। तो हिंदी की जो राजभाषा के फॉर्म में आती है, वहाँ पर कुछ अनुच्छेद आते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो इसको हम लेते हैं आज टॉपिक भाषा के फॉर्म में। तो मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, वो क्या था, भाषा। तो यहाँ पे जो हमारी अभी क्लास चल रही है, वो चल रही है हिंदी की क्लास चल रही है। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के बारे में। अभी हमारा बेसिक चल रहा था। बेसिक में हमने क्या करा था, पहले जो पहली हमारी क्लास थी उसमें आपने हिंदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था, जिसमें हमारा क्या हुआ था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी कौन से ब्रांच आई, हिंदी की जननी की बात कही, भारत की पहली जो भाषा अपनाई गई थी वो कौन सी थी। तो इस तरह से हमने वहाँ पे क्लास को कवर करा था। दूसरी क्लास में हमने जो कवर करा है उसमें अपभ्रंश आ जाते हैं। अपभ्रंश को एक बार प्रीवियस ईयर क्लास को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अपभ्रंश की बात आती है, तो अपभ्रंश कितने थे, अपभ्रंश थे 6 अपभ्रंश। 6 अपभ्रंश में हमारा शोरसेनी अपभ्रंश था, अर्धमागधी था, मागधी था, बाज था, खस था, और आपका था आपका खस अपभ्रंश था, और एक था आपका महाराष्ट्री, जिसमें मराठी आ जाती है। तो ये अपभ्रंश से निकल के हमारी क्या आ जाती है, हमारी इन अपभ्रंश से निकल के ही उपभाषाएं आती हैं, जो कहाँ रखी जाती हैं, हिंदी के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो 5 उपभाषाएं होती हैं, वो हिंदी के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसमें आपका शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी आती है, अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी आ जाती है, मागधी से आपकी बिहारी निकलती है, और खस से होकर आपकी पहाड़ी भाषा निकल के आ जाती है। तो ये सारी उपभाषाओं से हमारी क्या होती हैं, कुछ बोलियां बनती है। जैसे बोलियां क्या होती है, किसी भूभाग में जो आपस में बात करते हैं, मतलब लोगों द्वारा आपसी में जो बहुत ही जाती है, कॉमन होती है। तो जो वो बोली होती है, वो समस्त भूभाग पर बोले जाने वाली अधिकतर लोगों द्वारा जो होती है, उसे कहते हैं बोली। तो जैसे हमारी बोलियां आई थी, जिसमें आपकी पश्चिमी जो भी आपका पश्चिमी हिंदी थी, उसमें से बोली निकल के आई थी। आपकी राजस्थानी में से निकल के आई थी। राजस्थानी को मैंने 4 भागों में डिवाइड करा था, यानी कि 4 तरह की बोलियां वहाँ पर होती थी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और आपकी मालवी, ये होती थी। इसी तरह से पश्चिमी हिंदी में आपकी कन्नौजी थी, आपकी ब्रजभाषा थी, और आपकी थी बुंदेली, और आपकी छत्तीसगढ़ी। ये सारी जो छत्तीसगढ़ी, तो सॉरी उसमें अगले वाली में थी, और आपकी कौन सी थी, बुंदेली थी, और एक आपकी हो जाती है ब्रजभाषा खसा। यहाँ पर आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। इसके बाद आपकी बिहारी में आ जाती है, जिसमें आपकी मैथिली होती है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी बिहारी में मैथिली। जो मैथिली होती है उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले, यानी कि जो प्रथम भाषा है जिससे के जोड़ा गया है, जो हमारी जो भाषाएं हैं, जो संविधानिक भाषाएं हैं, जिन्हें कहते हैं संविधान के अंतर्गत रखा गया है। तो पहली वो जो भाषा जिसको जोड़ा गया था, संविधान बोली जो थी, वो क्या थी, मैथिली थी, जिसको क्या है, संविधान के अंदर रखा गया था। कब, 2003 में। ये हम आज भी देखेंगे इसको। और उसके बाद हमने पढ़ा था पहाड़ी में हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली आया था। तो इस तरह से हमने कवर करा था, उसको डिटेल में बता दिया था आपको, कहाँ से कहाँ तक बोली आती है, कहाँ से, और इसके बारे में हमने कल डिस्कस करा था। तो आज की हमारी क्लास में होगा इसका राजकीय जो भी महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक हम लेके चलते हैं भाषा के फॉर्म में। तो आज हमारी आ जाएगी भाषा। तो हमने अभी तक भाषा डिस्कस नहीं करी थी। जैसे मैंने आपको चार्ट बनाया था, वहाँ पर चार्ट में मैंने लिखा था आपका, चार्ट में मैंने आपको लिखा था भाषा, फिर इसके नीचे आ जाएगी आपकी लिपि आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपकी वर्णमाला आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपकी शब्द, फिर आ जाएंगे आपके शब्द के भेद। तो ये आज हम चल रहे हैं, तो इसी क्रम में हम अभी भी चल रहे हैं। इसके बाद हमारे वाक्य आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे उपवाक्य आ जाएंगे, वाक्यों के भेद आ जाएंगे। उसमें आपके वाक्य कुछ ये होगा कि वाक्यों की रचना होगी, जिसमें विकारी शब्द सब आ जाएंगे यहाँ पर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है भाषा। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। कल जो हमारा था बेसिक था, वो हिंदी का था, और परसों भी हिंदी का ही बेसिक था। ये भी बेसिक हिंदी के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन हम इसको एक टॉपिक भाषा के फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टॉपिक है वो क्या है, भाषा है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भाषा रहेगा।
तो आज का टॉपिक हमारा भाषा। भाषा भाषा ये हमारा आज का टॉपिक है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कॉमन शब्दों में अपने विचारों, जो भी आपके मन में बात है या किसी को कुछ बात कहनी हो तो उसे जो व्यक्त करते हैं किसी ना किसी माध्यम से, कहते हैं सामने वाले को समझाते हैं या फिर अपने विचारों को रखते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान की जो माध्यम होता है उसे कहते हैं भाषा कहते हैं। तो ये होता है विचारों को आदान प्रदान के कहलाती है भाषा। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो हमारी जो अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? हिंदी है। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? हिंदी की ही बात करेंगे। तो भाषा क्या होती है कि विचारों को आदान प्रदान का माध्यम होती है। तो भाषा कितनी तरीके से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कितने तरीके से हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? तो 3 तरीके से मोस्टली हम अपनी भाषा में उनको व्यक्त कर सकते हैं। भाषा का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बोल कर ही व्यक्त करें। तो भाषा को हम क्या लिख के भी बता सकते हैं, इशारे से बता सकते हैं, तो उसे कहते हैं भाषा। तो ये हमारा हो जाएगा जिसमें हमारी आती है, एक होता है मौखिक रूप, मौखिक, और दूसरा होता है हमारा लिखित रूप, यानी कि लिखित रूप में, और एक होता है सांकेतिक। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सांकेतिक, तो भाषा कितने प्रकार की, कितनी तरीके से हम उन्हें व्यक्त कर सकते हैं? एक होती है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा के रूप में, और सांकेतिक भाषा के रूप में। तो ये भाषा के 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं? भाषा को वहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं। तो ये भाषा के लिए हो गई 3 तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया है। अब क्या करेंगे कि भाषा क्या है? भाषा क्या थी? विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। लेकिन क्या है कि हमारे किसी भी देश या विदेश में क्या होती है, कुछ भाषा को क्या होता है, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे क्या है, शासकीय प्रशासीय, शासन या प्रशासन में जो प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। जो शासन प्रशासन में यूज होती है उसे कहते हैं राजभाषा। और जो देश के लिए लोकप्रिय होती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। और जो राज्य की क्या होती है, लोकप्रिय भाषा होती है, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा जो होती है किसी देश की लिए, किसी देश भाषा के प्रकार, किसी भी देश की, हमारे या फिर विदेश की, किसी भी देश की क्या है, भाषा के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से भाषा होती है। एक होती है हमारी राष्ट्रभाषा, एक होती है हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा भाषा। दूसरी होती है राज्य भाषा, राज्य भाषा। और तीसरी जो होती है वो होती है राजभाषा, राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और राजभाषा 3 तरह की भाषा किसी भी देश में यूज की जाती है। मतलब 3 तरह से भाषा के प्रकार हैं किसी भी देश के लिए। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र यानी कि देश, देश की लोकप्रिय, इसे कहते हैं देश की लोकप्रिय, देश की लोकप्रिय, देश की लोकप्रिय। और ये होती है राज्य भाषा, यानी कि राज्य,
जो भी देश के अंदर क्या होते हैं, राज्य होते हैं। देश जो होता है वो क्या होता है, राज्यों का एक संघ होता है। तो जो राज्य होते हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो उस स्टेट की जो अपनी भाषा होगी उसे कहते हैं राज्य। मतलब उस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो बोली जाएगी, जैसे तमिलनाडु हो गया, वहाँ तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। तो इसी तरह से राज्य की लोकप्रिय क्या होती है, राज्य की लोकप्रिय भाषा कहलाती है राज्य भाषा। राज्य भाषा। और यहाँ पर आ जाती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, शासन प्रशासन में युक्त, शासन प्रशासन में प्रयुक्त, जो शासन प्रशासन में यूज की जाएगी उस भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा क्या होती है, शासन प्रशासन, यानी कि जो भी कार्यकलाप या जो भी वहाँ पर ऑफिशियल कार्य किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे, राजभाषा में किए जाएंगे। तो वो अगर केंद्र की बात करें, केंद्र की बात करें तो केंद्र, संपूर्ण केंद्र में क्या होनी चाहिए, वो एक भाषा होनी चाहिए। जैसे क्या है, अलग अलग स्टेट हैं, उत्तराखंड के अलग है, यूपी में अलग, यूपी में थोड़ी लैंग्वेज अलग है, वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। इसी तरह से आपके तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो अगर हम केंद्र की बात करें, तो ये बहुत सारी स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज जा रही है। इस हिसाब से समस्त भारत की, यानी कि समस्त देश की एक राजभाषा होती है और उसको यहाँ पर क्या रहता है, रख दिया जाता है। तो समस्त भारत की जो एक भाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो राजभाषा ये मैं अभी आपको आगे से पढ़ाऊंगी। तो ये शासन प्रशासन में प्रयुक्त क्या है, राजभाषा है। इसमें दो तरह की भाषा आती है, एक आती है मुख्य, मुख्य यानी कि वो केंद्र के अंदर अगर बात करेंगे तो ये मुख्य भाषा होगी। और दूसरी आती है इसमें सहायक भाषा, सहायक, सहायक। तो एक आती है मुख्य और एक आती है सहायक। मुख्य जो है और एक सहायक है। ये जो एक मुख्य और एक सहायक है वो कंपलसरी है सारे राज्यों के लिए, सारे राज्यों के लिए। लेकिन अगर कोई राज्य अपने स्टेट के अंदर कार्य कर रहा है और राजभाषा में करना चाहता है तो वो अपनी भाषा को भी यूज़ कर सकता है। जैसे आपकी गुजराती है, गुजराती में उनके वहाँ मुख्य जो रहेगी हिंदी, और दूसरी जो सहायक भाषा है वो तो रहेगी। उसके साथ साथ वो एक भाषा अपनी खुद से जो अगर डालना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन कर वो क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये जाएगी राजभाषा की बात है। तो ये राष्ट्रभाषा समझ में आ गई होगी। देश की लोकप्रिय भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है। राज्य भाषा की बात करें तो राज्य की लोकप्रिय भाषा राजभाषा है। यहाँ पे जो देश की लोकप्रिय है, अधिकतर अधिकतर भागों पर आप देख सकते हैं देश की लोकप्रिय भाषा क्या है, हिंदी ही है। यहाँ पर भी देश में अधिकतर भाषा, अधिकतर राज्यों में आप देखेंगे हिंदी। तो देश की लोकप्रिय भाषा भी हिंदी वही है और राज्य की राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। तो इसको हम अभी आगे से, ये राज्य की राजभाषा भी क्या है, हिंदी ही है। और सहायक जो है वो कौन सी है, अंग्रेजी है। राज्य की लोकप्रिय, राज्यों के अंतर्गत जैसे हमारे जो भी राज्य हैं उनमें जो राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होगी वो इसके अंतर्गत आती है, राज्य भाषा के अंतर्गत, राज्य भाषा के अंतर्गत। तो राजभाषा की बात करें तो हिंदी जो होगी वो क्या होगी, हिंदी हमारी राजभाषा होगी, हिंदी हमारी राजभाषा होगी। और सहायक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है, और इसकी सहायक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो पहले में हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, हिंदी को देते हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेजी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकार। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी में हमारा क्या चल रहा था, भाषा चल रहा था। यहाँ पे डाल देती हूँ भाषा। टॉपिक हमारा है भाषा, भाषा टॉपिक चल रहा है, जिसमें राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास है। राजभाषा हमारी क्या है, राजभाषा है हमारी, मैंने आपको बता दिया राजभाषा हिंदी है। राजभाषा क्या है, हिंदी है, हिंदी है। और इसकी सहायक क्या है, सहायक इसकी सहायक हो जाएगी, सहायक ये हो जाएगी आपकी अंग्रेजी।
अंग्रेजी, यहाँ लिख देते हैं इसको। अब बात करते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, यानी कि राजभाषा जब बनाई गई है तो कब बनाई गई, इसके आयोग, इसके अनुच्छेद, इसके मतलब इसकी क्या क्या मेन पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या क्या हुआ, तो इसकी बात करेंगे आज। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले अंग्रेजी शासन था, उससे पहले भी क्या रहे, शासक रहे, और उसमें आपके जो उससे पहले हमारे मुगलों का भी शासन रहा है। तो मुगलों के टाइम पर क्या रही थी राजभाषा, मुगलों के टाइम पर जो भाषा रही थी वो थी फारसी। तो मुगल काल में जो राजभाषा रही थी वो क्या थी, फारसी थी। मुगल काल में थी, मुगल काल में थी फारसी, फारसी रही थी। और मुगलों के बाद जब क्या होता है और शासक आते हैं, मुगलों के बाद क्या होता है, अंग्रेजी शासन आता है, ब्रिटिश शासन आता है। तो अंग्रेजी काल यानी कि अंग्रेजों में अंग्रेजी काल या फिर मैकाले के काल में क्या रही थी, मैकाले के काल में रही थी अंग्रेजी। तो मेघालय के काल में क्या देते हैं, ब्रिटिश काल या फिर मैकाले काल, ब्रिटिश काल या मेकाले काल, तो जब मेघालय काल आया तो यहाँ पे इन्होंने जो अपनी राजभाषा यानी कि जो भी शासकीय इनके कार्य किए जाते थे, शासन प्रशासन से संबंधित पत्राचार के माध्यम या जो भी थे उनके क्या थे, वो थे इनके अंग्रेजी में। सब क्या होता था, अंग्रेजी में होता था। यहाँ पर कार्य जो होता था अंग्रेजी में होता था। फिर क्या हुआ, 1947 का टाइम आया, 1947 15 अगस्त 1947 का टाइम आया। 1947 में क्या हो गया, स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ पर आपकी क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, तो इससे आगे जब स्वतंत्रता मिल गई तो यहाँ पे क्या हुई कि बात उठाई गई कि हमारे जो शासन प्रशासन या जो भी ऑफिशियल काम किए जाएंगे, यानी कि हमारे जो शासकीय कार्य किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे, ये बात उठ के आई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बात उठ के आई तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट थे, जैसे भाषा आधार पर क्या थे, राज्यों की मांग चल रही थी, वैसे ही यहाँ लैंग्वेज की भी मांग चली। तो यहाँ पे जब भाषा की बात आई तो उन्होंने कहा कि समस्त जो केंद्र है, समस्त जो भारत है उसमें क्या होनी चाहिए, एक ही भाषा होनी चाहिए। तो एक भाषा की जो बात सबसे पहले जो बात उठाई थी वो किसने उठाई थी, सबसे पहले इनकी बात उठाई थी हिंदी को राजभाषा बनाने की गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो सबसे पहले जो हिंदी को राजभाषा बनाने की बात करते हैं वो कौन करते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर। तो यहाँ लिख देते हैं, प्रथम बार संविधान सभा में प्रस्ताव किसने रखा था, सबसे पहले प्रस्ताव रखा है, हिंदी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा है, हिंदी राजभाषा बनाने प्रस्ताव रखा, किसने रखा, गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले इन्होंने क्या रखा था कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए। तो संविधान सभा हो रही थी, संविधान सभा में इन्होंने सबसे पहले कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए, इसका प्रस्ताव रखा था।
तो गोपाल स्वामी अयंकर ने क्या रखा था, संविधान सभा में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली जो इसकी बैठक हुई थी, सबसे पहली बैठक कब हुई थी, जून, इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी जून 1955 को। सॉरी, तो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था सबसे पहले, ये रखा गया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में रखा गया था। वो किसने रखा था, गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा था। अयंकर ने रखा था। तो 14, जब ये 1947 को देश आजाद हो गया तो यहाँ पर आता है 14 सितंबर 1949 का टाइम आ जाता है। 14 सितंबर 1949, इस दिन क्या होता है, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को राजभाषा यानी कि संविधान में इसको जोड़ दिया गया, बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। और इसे जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो इसी वजह से घोषित कर दिया गया, या फिर बनाया गया, घोषित कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो टाइम क्या था, 14 सितंबर। इसी तरह से 14 सितंबर को क्या मनाए जाते हैं यहाँ पर, जब 14 सितंबर को यहाँ पर 1947 को क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये थी बात। तो सबसे पहले जो थी मुगल काल में क्या थी, फारसी थी। यहाँ पे जो मुगल काल में थी वो राजभाषा क्या थी, फारसी थी। फिर ब्रिटिश काल आया, उसमें अंग्रेजी थी। तो 15 अगस्त 1947 का होता है देश आज़ाद होता है। अब जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ कि एक राजभाषा रखने की बात कही गई। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था, गोपाल स्वामी अयंकर। तो इस तरह से बात उठती रही। उसके बाद क्या हुआ, 14 सितंबर 1947 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया संविधान के अंतर्गत, 1949 के अंतर्गत। 1950 में क्या होता है, संविधान लागू हो जाता है। उससे पहले 14 सितंबर 1949 को जाता है, हिंदी को उसमें डाल दिया जाता है, किसमें, संविधान के अंतर्गत। तो संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर, इसलिए 14 सितंबर को बनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इससे आगे जब बढ़े तो यहाँ पे क्या बात हुई कि इसके लिए क्या होना चाहिए, एक आयोग होना चाहिए। हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, आयोग की बात आती है। तो आयोग की बात आती है तो सबसे पहले जो आयोग की बात उठी थी, ये वो कब उठी थी, सबसे पहले जो आयोग की बात उठी थी वो जारी हुआ था, आयोग का गठन का आदेश जो हुआ था वो कब हुआ था, 15 जून, जून 1955। ये क्या था, सबसे पहले आयोग का गठन की बात हुई थी। सबसे पहले 1955 में क्या हुआ था, आयोग के गठन की आदेश जारी हुआ था। आयोग गठन आदेश जारी। फिर बात आती है जुलाई की बात आती है। तो 15 जुलाई के समथिंग इसकी क्या होता है कि 15 जुलाई 1955 में, 15 जुलाई 1955 में क्या होता है कि 15 जुलाई 1955 में एक आयोग की प्रथम बैठक होती है। आयोग के उसमें क्या होती है, पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक रखी जाती है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं बाल गंगाधर खेर। अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। तो पूछ सकता है कि हिंदी के जो आयोग था, जो हिंदी के लिए आयोग था, उसके प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। तो पहले अध्यक्ष जो रहे हिंदी आयोग के वो कौन थे, हिंदी आयोग के जो अध्यक्ष रहे थे वो क्या थे, बाल गंगाधर खर। हिंदी आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खर।
15 जुलाई 1955 को पहली बैठक हो गई थी और इसके अध्यक्ष रहे थे बाल गंगाधर तिलक। अब आती है बात 16 नवंबर 1957। 16 नवंबर 1957 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन राजभाषा समिति का गठन हुआ था, यानी कि आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा समिति का गठन, राजभाषा समिति समिति गठित, राजभाषा समिति गठित हो गई थी, राजभाषा समिति गठित हो गई थी, समिति गठित हो गई थी। और इसके जो किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुई थी गोविंद जी बी पंत, जीबी पंत, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या हुई थी? राजभाषा समिति गठित की गई थी। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी दिवस क्या हुआ था। मुगल काल में फारसी भाषा में रखी गई थी, उसके बाद अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बना दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो बात आती है कि देश की क्या होनी चाहिए? एक राजभाषा होनी चाहिए जो समस्त देश में, मतलब शासकीय प्रशासकीय कार्यों में क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो भाषा बात आती है वो आती है हिंदी। और इसकी बात जो सबसे पहले प्रस्ताव रखते हैं वो गोपाल स्वामी अयंगर रखते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए। हिंदी को पहले भी हिंदी बोली जाती थी, लेकिन इसे राजभाषा बनाया नहीं गया था। तो ये कहते हैं हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ये क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रस्ताव रखा था, इन्हें सबसे पहले रखा था। और 14 सितंबर 1949 को क्या होता है? प्रस्ताव पारित हो जाता है। और जब पारित हो जाता है तो उसके बाद 14 सितंबर 1949 को आता है हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए हर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब जब हिंदी क्या होता है, हिंदी को राजभाषा बना दिया गया है, तो किसी ना किसी जैसे कोई उसका होता है तो उसमें क्या आता है? एक आयोग बनाया जाता है, यानी कि उसको देखने के लिए, देख रेख के लिए, इसके कार्यों को देखने के लिए। तो इसके लिए एक आयोग का गठन करने की क्या रही थी, वहाँ पे प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें जून 1955 में आयोग गठन का आदेश जारी हो गया था। और 15 जुलाई 1955 को ही बैठक हुई इसकी प्रथम। तो जून में ये आयोग का आदेश जारी हो गया, मतलब संसद ने वहाँ से आदेश दे दिया कि जून 1955 में कि इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 15 जुलाई को इसकी बैठक हो जाती है 1955 को। उसके अध्यक्ष होते हैं बाल गंगाधर घेर। और 16 नवंबर 1957 के होते हैं राजभाषा समिति द्वारा जीबी पंत को अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हो जाता है। ये गठन हो जाता है, इसका राजभाषा समिति का गठन हो जाता है, इस आयोग का गठन हो जाता है। तो ये इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? किसके नेतृत्व में हुआ था? जीबी पंत के नेतृत्व में हुआ था। तो ये इतना हो गया था। अब चलते हैं इतना तो हो गया है। अब इसके आगे क्या आते हैं? जब इसकी समिति का गठन हो गया तो क्या हुआ कि ये आपका 1957 यहाँ पे गठन हो गया था। और ये जो आपका 1949 था तो 26 जनवरी ब्लैक से लिख देती हूँ, 26 जनवरी 1950 को क्या बना? संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था। तो इसमें क्या थे? कुछ अनुच्छेद थे जिसमें हिंदी के बारे में बात की गई थी, जिसमें आपका आता है 343, 344, 346, 348, 349, 350, 351। तो यहाँ तक आपके क्या है? हिंदी से रिलेटेड अनुच्छेद है, जिसमें क्या है? हिंदी की बात कही है। अभी बात करते हैं इन अनुच्छेद की। तो देखो 1949 को क्या हुआ था? हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो कुछ अनुच्छेदों में हिंदी भाषा के बारे में कुछ बातें कही गई है। तो देखते हैं अनुच्छेद के बारे में।
यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर मुगल काल में जो भाषा थी, यहाँ से स्टार्ट है। मुगल काल में जो भाषा थी वो मैकले काल में अंग्रेजी थी। फिर यहाँ पर आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त के बाद आता है आपका 1949। 1949 के में क्या होता है, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। 1949 में क्या हुआ था, राजभाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया। यहाँ पर राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब बात आती है 26 जनवरी 1950 की बात आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हुआ तो इसमें क्या आ जाएंगे, हिंदी से संबंधित अनुच्छेद आ जाएंगे। हिंदी भाषा संबंधित अनुच्छेद अब उन अनुच्छेदों की बात करेंगे तो कौन सा था, 343, 344, 346, 300, इससे आगे भी थे, मतलब जो मेन है वो लिखवा रही हूँ। तो 348 आ जाएगा आपका, 349 आ जाएगा, 350 आ जाएगा और 351 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो 343 से 351 पे क्या है, हिंदी से रिलेटेड अनुच्छेद है। 343 से 351 तक ये क्या है, हिंदी भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद है। किसमें दिए गए हैं, ये पॉलिटी में मिलेंगे आपको। तो ये हिंदी भाषा से, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 343, मेन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ये बात की गई है 343 में। फिर 344 की बात आती है। 343 में हिंदी राजभाषा की बात की गई है। 344 में आता है, 344 में राजभाषा आयोग, 344 में आ जाता है राजभाषा आयोग। इसी तरह से 345 आ जाएगा। इसके बाद जो आता है मेन, वो है आपका 346, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। 346 में क्या कहा गया है, 346 में कहा गया है कि किसी राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो पत्राचार का माध्यम होगा, एक राज्य से दूसरे चार के बीच जो पत्राचार का माध्यम होगा, राज्य से पत्राचार का माध्यम, राज्य से राज्यों के बीच पत्राचार, यानी कि जो भी कार्यालयीय काम होंगे का माध्यम की बात कर रही है। 348 में कहा गया है उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की बात हुई है। यानी कि इनके जो कार्य होंगे वो किस भाषा में होंगे, कार्य होंगे ये होंगे अंग्रेजी में। किस भाषा में होंगे, अंग्रेजी में होंगे। इसके बाद आते हैं 350 की, 350 की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है, जो भी अल्पसंख्यक हैं या फिर दूसरी भाषा के लोग हैं वो अपनी शिक्षा, यानी कि जो उनकी मातृभाषा शिक्षा है, मतलब जो क्या जैसे कुछ उर्दू अरबी ये जो अपनी शिक्षा दी जाती है अपने धर्म से रिलेटेड, वो शिक्षा दे सकते हैं। ये 351, यानी कि धर्म रिलेटेड कुछ शिक्षा, धार्मिक शिक्षा यानी कि शिक्षा, ये कौन सी, अपनी भाषा में, इस पे बात करी गई है 350 के अंतर्गत। 350 के अंतर्गत ये भाषा करी गई है। 351 में हिंदी के विकास की बात हुई है।
351 में हिंदी विकास, हिंदी विकास की बात हुई है, हिंदी विकास की बात हुई है। इसी तरह से कुछ कुछ ऐसे ये हो गया आपका 343 से 351। इसके बीच के जो थे वो मैंने छोड़ दिए। जो मेन थे वो ये है कि हिंदी की राजभाषा जो है 343 में आता है, राजभाषा आयोग 344 में आता है, राजभाषा की पत्राचार का माध्यम 346 में आता है, 348 में SC कार्य होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, 348 में कहा है, 350 में कहा है धार्मिक शिक्षा की भाषा पे बात करी है, अल्पसंख्यक लोगों के बारे में बात कही है। 351 में हिंदी के विकास की बात हुई है कि हिंदी का विकास करना चाहिए, इस प्रकार से बात हुई है। और इसके आगे जो है एक अनुच्छेद आता है 120। 120 में क्या है, अनुच्छेद 120 जो इम्पोर्टेंट है वो है 120। ये भी हिंदी से है। तो कहते हैं ये संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद प्रयुक्त भाषा, संसद में प्रयुक्त भाषा की बात किसमें की गई है, 120 के अंतर्गत की गई है। और 210 के अंतर्गत आई है आपकी विधानमंडलों में प्रयुक्त, अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयुक्त, विधान मंडलों प्रयुक्त भाषा। तो ये आप देख सकते हैं 120210, ये भी इजीली याद हो जाएगा। 120210 3 नंबर हैं 0 से 2 तक, तो 120 यानी कि 120, पहले 120 यानी कि 0 का, और यहाँ पे 0 पीछे है, तो पहले में 12 और दूसरे में 21। तो ये अनुच्छेद 120 और 210 ये क्या है, संसद और विधानमंडल से रिलेटेड है। तो ये भी हिंदी यानी कि आपकी भाषा में, यानी कि कौन सी अनुसूची थी, अनुसूची ये हो जाएगा आपका भाग 17, भाग यह आ जाता है आपके संविधान में भाग 17। और अनुसूची जो आती है वो आती है अनुसूची 8 के अंतर्गत। अनुसूची 8 के अंतर्गत भाग 17 में क्या आता है, भाषा से रिलेटेड है, ये आपकी भाषा से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर हिंदी की बात हुई है, तो ये भाषा से रिलेटेड क्या है, अनुसूची इसके अंदर। अभी भाग 17 और अनुसूची 8 में क्या है, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, वहाँ पर वर्णन किया गया है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद अभी ये हिंदी की बात चल रही थी, हिंदी के विकास की बात चल रही थी, अब मैं बात करूँगी 22 जो भाषाएं हैं उनकी बात। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी जो भाषा थी उनको संवैधानिक रूप से जोड़ा गया था संविधान के अंतर्गत, तो 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, और बाकी जो आपकी बाकी की भाषाएं हैं उनको बाद में जोड़ा गया है। सबसे पहले जुड़ने वाली भाषा सिंधी थी। तो इसी तरह से हमारा ये भाषा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हिंदी के विकास का समझ गए। जैसे पहले क्या थी, फारसी थी, फिर अंग्रेजी बनी, 19 स्वतंत्रता मिली, तो यहाँ पे राजभाषा की बात हुई। सबसे पहले किसने करी थी, गंगाधर खेर ने करी थी, गोपाल स्वामी अयंगर ने करी थी, और राजभाषा को हिंदी भाषा बना दिया गया था। राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो बनाया जाएगा वो कब बनाया जाएगा, 14 सितंबर को बनाया जाएगा, यानी कि 14 सितंबर। ये देख लेना आप, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे अनुच्छेद जुड़ गए, यानी कि कुछ अनुच्छेद थे जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ अपने संविधान में भी जोड़े गए। तो वो 343 से 351 के बीच में आते हैं, जो वो अनुच्छेद इस तरह से हैं। अब इसके साथ साथ ही जब ये अनुच्छेद जोड़े गए तो ये हमारे जो भाग है, हमारा जो संविधान है उसमें कितने हैं, उसमें आपके जो कुछ आते हैं वहाँ पर अनुसूचियाँ हैं, जैसे 12 अनुसूची हैं, और क्या है 22 भाग हैं। उसके अंतर्गत क्या आते हैं, कौन सी अनुसूची में आती है भाषा से रिलेटेड, हिंदी भाषा की बात आती है अनुसूची 8 में, और भाग 17 के अंतर्गत आता है। अब ये जो भाग है, ये जो अनुसूची है और ये भाग है, इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं, टोटल जो भाषा है वो कितनी है, 22 भाषा हैं। पहले कितनी थी, 14 थी। तो उसकी बात करते हैं, भारत में संविधान में जो प्रयुक्त 22 भाषाएं हैं उनकी बात करते हैं। इसको यहाँ मिटा देते हैं।
14 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसको मिटा ही देती हूँ। 14 सितंबर, तो आप ये डेट याद रखना, यहाँ पर है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब संविधान में संवैधानिक भाषाएं, भाषाएं, तो हमारा टॉपिक क्या है आज? भाषा है ना, तो भाषा से रिलेटेड है। तो हमारी जो संविधानिक भाषाएं, यानी कि संविधान में जो मान्यता प्राप्त है, यानी कि संविधान में जो हमारी भाषाएं हैं वो कितनी है? टोटल 22 हैं। पहले कितनी थी? पहले थी जो प्रारंभ में, यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा थी। और अब जो है वर्तमान में कितनी है? कितनी जो हमारी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बना लेती हूँ मैं। थोड़ा सा बोना हो गया, इसको बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये हमारा इंडिया का मैप हुआ, ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ से बना है गुजरात, ये आ गया आपका नीचे की ओर, ये हमारा हो गया, ये आ गया हमारा उत्तराखंड, यहाँ से आ गया हमारा सिक्किम, ये आ गया हमारे 7 सिस्टर, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। तो अब हम बात करेंगे 22 की 22 भाषाओं के बारे में। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो भाषाओं के बारे में फटाफट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर था, तो यहाँ पे हमारी बोली जाती है कश्मीरी, और यहाँ पे बोली जाती है सिंधी। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो है वो कौन सी है? कश्मीरी है, कश्मीरी। और यहाँ पर हमारी जो बोली जाती है वो है सिंधी। और यहाँ हमारी जो पंजाब वाले क्षेत्र में है, यहाँ पे बोली जाती है पंजाबी। और जो ये इतना क्षेत्र है, यानी कि ये जो आपका उत्तराखंड और यूपी वाला क्षेत्र है, इसमें बोली जाती है हिंदी। ये भी मैंने किसी सर से सीखा था, आप जानते भी होंगे, तो उन्हीं की ट्रिक है वैसे ही, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इन भाषाओं को, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ये हो गई आपकी। यहाँ पर आपकी बोली जाती है बंगाली, और यहाँ पर बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है असमिया, असमिया, असमिया। और यहाँ पर आपकी बोली जाती है उड़िया, यानी कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में उड़िया बोलती है। गुजरात में आपकी बोली जाती है गुजराती, महाराष्ट्र में आपकी मराठी, महाराष्ट्र में मराठी। यहाँ पर आपकी बोली जाती है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ पर बोली जाती है आपकी कर्नाटका है, यहाँ पर कन्नड़, कन्नड़, यहाँ आपकी कन्नड़ बोली जाती है। इससे नीचे चलते हैं तो यहाँ पर बोली जाती है मलयालम, मलयालम। यहाँ पर आपकी क्या बोली जाती है? मलयालम। केरल वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मलयालम, मलयालम। यहाँ बोली जाती है आपकी, ये हो गई आपकी कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ पे सिंध क्षेत्र हो गया, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और यहाँ पर आपका यूपी वाला क्षेत्र हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, और ये हो गया आपका उड़ीसा, और ये हो गया आपका असम वाला क्षेत्र। तो ये सारी भाषाएं हो गई यहाँ पे। और ये मलयालम बोली जाती है आपकी केरल में, केरल वाले क्षेत्र में आपकी क्या बोलती है? मलयालम बोली जाती है। तेलुगु व
यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु। तेलुगु। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु बोली जाती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, सॉरी तमिल बोली जाती है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तमिल बोली जाती है यहाँ पे। और यहाँ बोली जाती है तेलुगु। तेलुगु। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तेलंगाना, और यहाँ पे आ गया क्या? तमिलनाडु आ गया, यहाँ कर्नाटक आ गया। तो हो गई कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ असमिया, बांग्ला, उड़िया। असमिया, बांग्ला, उड़िया। ये गुजराती, मराठी। यहाँ हो गई आपकी कन्नड़, मलयालम, कर्नाटका और आपका केरल हो गया यहाँ पर। ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में तमिल बोली जाती है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गई। तो 13 तो ये हो गई है आपकी, 13 ये हो गई है। अब इसके बाद क्या आ जाती हैं हमारी? कितनी है टोटल? 22 है। तो हम याद रखेंगे, एक हमारी हो जाएगी उर्दू और दूसरी हो जाएगी संस्कृत। ये हमारे ग्रंथों से रिलेटेड हो गई। संस्कृत इन्हें भी रखा गया था। और उसके बाद क्या हुई? ये भाषाएं जो थी पहले से जोड़ दी गई थी। ये कितनी हो गई थी आपकी? ये इतनी भाषाएं थी, क्योंकि सिंधी को तो बाद में जोड़ा गया, ये मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। लेकिन जो शुरू में जो हमारी जो भाषाएं जुड़ी हुई थी 14 भाषा, वहाँ पर आपकी कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और गुजराती, उर्दू, संस्कृत थी। लेकिन सिंधी नहीं थी। ये टोटल कितनी हो रही है? 15 हो रही है। सिंधी नहीं थी। तो इसके बाद सिंधी को जोड़ा गया है। यहाँ पे हुआ था पहला संशोधन। यहाँ पर जब पहली बार जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को। इसके बाद क्या होती है? नमक, MAK, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी इसे जोड़ा गया था। और जो एक आती है इसके बाद जो संशोधन हुआ उसमें कौन सी को जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और यहाँ पे हो गई संथाली। तो ये हमारी हो गई टोटल 22 भाषा। आप यहाँ पे गिन सकते हैं इसको। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये हो गई हमारी भाषाएं यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 की 22 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 और ये हो गई 3 यहाँ पे 18 और ये 2 हो गई यहाँ 4, ये हो गई कितनी? 22। तो 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में प्राप्त हैं। तो फटाफट देखेंगे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल ये हो जाएंगी। उर्दू, संस्कृत, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हमारी कितनी होगी? भाषाएं होगी। तो मैंने सारी भाषाओं का जितना भी टॉपिक था मैंने आज कवर कर दिया है भाषाओं से रिलेटेड। तो हमारा जो पहला टॉपिक अब रहा हिंदी के परिचय के बाद वो रहा भाषा से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे बात करी सबसे पहले हिंदी की। तो हिंदी क्या पहले बात करी थी कि भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान, यानी कि आदान प्रदान कहते हैं। जो माध्यम होता है उसे कहते हैं भाषा। अभी 3 प्रकार से हो सकता है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से और सांकेतिक रूप से, या फिर उसे कूट रूप भी कहते हैं। फिर आती है 3 तरह से देश में या भूभाग में बांटा जाता है: राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और राजकीय भाषा, राज्य भाषा। तो राजभाषा जो थी हमारी हिंदी थी। हिंदी का हमने यहाँ पे अनुच्छेद के जो भी आपकी आयोग का गठन किया गया और हिंदी को वहाँ पे राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, तो उसकी बात हुई थी। अब ये जो लास्ट था हमारा हिंदी, जो भी हमारी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में अंकित है, वो क्या है? 22 भाषाओं की बात हुई, जिसमें हमारी ये सारी भाषाओं को देख लिया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी ठीक लगी होगी आपको। तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।